नमस्कार बच्चों, आपके तीसरे इकाई मूल्यांकन की तारीख भी अब तय हो गई और ये तय हो गया है कि अब अगले महीने की 6 और 7 तारीख से आपकी परीक्षाएं तृतीय इकाई मूल्यांकन के लिए परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। और मैंने आपके लिए पाठ्यक्रम भी भेज दिया है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो आप वहां से देख लें कि कौन कौन से पाठ आ रहे हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि उस परीक्षा में आपसे पद परिचय पूछा जाएगा। इसलिए ये जो कक्षा पद परिचय की कक्षा चल रही है उससे आप बहुत ही गंभीरता से लीजिए और खूब अच्छे से इसे पढ़िए, क्योंकि इससे सवाल आपसे इस परीक्षा में पूछे जाने हैं। और जो वार्षिक परीक्षा होगी उसमें तो पद परिचय से ढेर सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इसलिए आज की कक्षा में हम जो पद परिचय पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है, उसका विषय है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, आइए जरा हम इस पर बातचीत करें बच्चों। अभी तक जो पद परिचय हम पढ़ रहे थे बच्चों, उसमें हम विकारी शब्दों के बारे में पढ़ रहे थे। देखिए, मैं जो अभी आपसे बात करने जा रहा हूं उसको बहुत चैतन्य होके ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पद परिचय का आधा भाग समाप्त हो गया है, आधा भाग बचा हुआ है और आधे भाग के जो शब्द हैं उनकी प्रवृत्ति बिल्कुल अलग है। आप याद कीजिए, मैंने जब आपको पद परिचय का परिचय दिया था कि क्या होता है पद परिचय, तो मैंने आपसे बताया था कि दो तरह के शब्द होते हैं, एक विकारी शब्द होते हैं और एक अविकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्दों की श्रेणी में हमने 4 तरह के शब्दों को रखा था। किन्हें किन्हें रखा था? संज्ञा को रखा था, सर्वनाम को रखा था, विशेषण को रखा था और क्रिया को रखा था। ध्यान दीजिए, विकारी शब्दों में हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को रखा था। इसे हम विकारी शब्द इसलिए कहते हैं क्योंकि इन शब्दों में विकार उत्पन्न हो जाता है। इन शब्दों पर लिंग और वचन का प्रभाव पड़ता है, कारक का प्रभाव पड़ता है, तो ये शब्द बदल जाते हैं। क्रिया की ही बात करें, स्त्रीलिंग का प्रभाव पड़ता है तो जाना क्रिया जाती है हो जाता है। पुल्लिंग का प्रभाव पड़ता है तो जाना क्रिया जाता है हो जाता है। बहुवचन अगर क्रिया हो जाती है, बहुवचन का प्रभाव पड़ता है तो जाते हैं हो जाता है। मतलब आप देख रहे हैं कि शब्दों में विकार उत्पन्न हो रहा है ना। सर्वनाम भी ले लीजिए, लड़का है तो उसका, लड़की है तो उसकी, एक वचन है तो उसका या उसकी, बहुवचन है तो उसके। मतलब कि सर्वनाम में भी विकार उत्पन्न हो गया लिंग वचन को लेकर के, है ना। संज्ञा में भी विकार उत्पन्न हो जाते हैं, लड़का, लड़के, लड़की, है ना। पशु, एक पशु, अनेक पशु, है ना। तो पशुओं, तो ये बदल जाता है। तो आप देखिए कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विशेषण कैसे बदलता है? फूल काला है, यह वस्तु काली है ना। ये देवी काली है, तो लिंग बदलते ही शब्द बदल गया। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इसमें विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो अभी तक जो हमने पिछली कक्षा तक इन 4 शब्दों का पद परिचय पढ़ा, जिस पर कि हमें उसके पद परिचय में लिंग, वचन और कारक को पहचानना था। लेकिन अब जो हम पद परिचय पढ़ेंगे, यानी कौन किन किन शब्दों को हम देखेंगे, 4 तरह के शब्द हमारे पास और रह गए हैं जिन्हें हम अविकारी शब्दों की श्रेणी में रखते हैं। उसमें पहला शब्द है वह है क्रिया विशेषण, दूसरा है समुच्चय बोधक, तीसरा है संबंध बोधक और अंतिम है विस्मयादि बोधक। तो इन 4 तरह के जो शब्द हैं उन्हें हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। आज हम अविकारी शब्द शुरू करते हैं और उसमें जो पहला पाठ होगा वो होगा क्रिया विशेषण। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों क्रिया विशेषण। ठीक है, मैं यहां लिखता हूं और कुछ उदाहरणों से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं।
क्रिया विशेषण। क्या समझते हैं आप क्रिया विशेषण से? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है बच्चों, क्रिया विशेषण का तात्पर्य है कि वह शब्द जो क्रिया की विशेषता हमारे सामने स्पष्ट करती है, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया की विशेषता क्या क्या हो सकती है? क्रिया की विशेषता इस तरह से हो सकती है कि पहली बात तो ये कि क्रिया किस तरह से संपन्न हो रही है, यानी उसकी विधि क्या है, रीतिवाचक हो जाता है कि क्रिया संपन्न होने की रीति क्या है, ये क्रिया की विशेषता है। फिर क्रिया कब हुई, किस समय में हुई, उसे हम कालवाचक कहते हैं। ये क्रिया की विशेषता है कि क्रिया किस समय पर संपन्न हो रही है, तो उसे हम कहेंगे कि यह कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि यह क्रिया के संपन्न होने का समय बता रहा है। फिर उसके बाद हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की बात करते हैं कि क्रिया कितनी मात्रा में संपन्न हो रही है, अधिक क्रिया हो रही है कि कम क्रिया हो रही है, तो रीतिवाचक क्रिया हो जाती है, कालवाचक क्रिया हो जाती है, परिमाणवाचक क्रिया हो जाती है, और एक अंतिम क्रिया बचती है, वह है स्थानवाचक क्रिया विशेषण कि किस स्थान पर क्रिया संपन्न हो रही है। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले तो क्रिया विशेषण समझते हैं। मैं 4 उदाहरण यहाँ पर लिखता हूं और चारों 4 तरह के उदाहरण होंगे बच्चों। फिर हम उस पर से समझेंगे कि किस तरह की विशेषताएं इन चारों उदाहरण में हमें दिखाई दे रही हैं। 4 क्रिया विशेषण और चारों बिल्कुल अलग अलग विशेषताओं को प्रदर्शित करता हुआ क्रिया विशेषण आपको इन उदाहरणों में यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसकी एक संक्षिप्त परिभाषा लिख देता हूं कि क्रिया विशेषण क्या है। क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द। बहुत हम एक एक करके समझते हैं बच्चों, एक एक चीज को धीरे धीरे समझते हैं। अब आइए, मैं यहाँ पर जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं यहाँ पर 4 उदाहरण लिखता हूं। आप देखेंगे कि चारों की अलग अलग प्रवृत्ति है और उसी के आधार पर हम ये तय करेंगे कि क्रिया विशेषण के कितने प्रकार हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर लिखता हूं इस तरह से बच्चों, मैंने यहाँ पर 4 उदाहरण लिखे हैं। अब आइए इन चारों उदाहरणों पर हम बहुत ही इत्मीनान से गौर करते हैं कि इन चारों उदाहरणों में हमें क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं। चूंकि हमें क्रिया विशेषण पहचानना है, इसलिए सबसे पहले हमें विशेषण और क्रिया को अलग अलग पहचानना होगा, तब हम ये बताएंगे कि ये क्रिया विशेषण है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम क्रिया को पहचानते हैं। देखिए क्रिया क्या हो रही है। मोहन धीरे धीरे दौड़ रहा है, दौड़ना क्रिया। वह कल से रो रहा है,
रोना क्रिया, गीता छत पर टहल रही है, टहलना क्रिया, वह खूब खाता है, खाना क्रिया। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हमने क्रिया की पहचान कर ली। अब देखिए, जैसा कि आप परिभाषा देख रहे हैं कि क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो अब हमने चूंकि क्रिया की पहचान कर ली है, तो अब दूसरी जो बात है वो ये है कि इस क्रिया की विशेषता क्या है, हम उसकी पहचान करते हैं। बिल्कुल ठंडे दिमाग से इन चारों उदाहरणों पर आप ध्यान दीजिएगा। हमने क्रिया की पहचान कर ली। मोहन दौड़ रहा है। किस तरह दौड़ रहा है? तो धीरे धीरे दौड़ रहा है। मतलब कि दौड़ने की जो विशेषता है वह धीरे धीरे दौड़ रहा है, धीरे धीरे। मतलब यहां पर क्रिया किस रीति से संपन्न हो रही है, किस तरह से संपन्न हो रही है, स्टाइल क्या है क्रिया के संपन्न होने का, तो धीरे धीरे। तो यहां पर क्रिया विशेषण क्या हो गया? धीरे धीरे। ठीक है। अब देखिए दूसरे उदाहरण पर आइए। वह कल से रो रहा है। क्रिया रोने की हो रही है और उसकी विशेषता क्या है कि वो कल से रो रहा है। मतलब यहां पर क्रिया की विशेषता है कल। तो कल से रो रहा है, तो क्रिया विशेषण क्या हो गया? कल। यहां पर हो गया धीरे धीरे और यहां पर हो गया कल। अच्छा, कल कहने से हमें क्या आभास हो रहा है कि समय बताया जा रहा है, क्रिया के संपन्न होने का समय बताया जा रहा है। तो इसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कह सकते हैं, समय। अब देखिए, क्रिया की विशेषता बताने का जो अगला आधार है वो क्या है? गीता छत पर टहल रही है। टहलना क्रिया है और उसकी विशेषता क्या है कि कहां टहल रही है? छत पर। तो जो छत पर विशेषता हो गई, मतलब कि क्रिया किस स्थान पर संपन्न हो रही है। यानी निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। कहां पर, किस स्थान पर क्रिया संपन्न हो रही है? तो छत पर क्रिया संपन्न हो रही है। गीता छत पर टहल रही है। ठीक है बच्चों, तो ये निश्चित रूप से स्थानवाचक होगा। वह खूब खाता है। अब खाना क्रिया है, इसकी क्या विशेषता हुई कि वो खूब खा रहा है। खूब, बहुत ज्यादा, मात्रा, क्वांटिटी, परिमाण। तो ये क्या हो गया? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। तो इस तरह से बच्चों आप देख रहे हैं कि यहां पर चार उदाहरणों में ही मैंने सिर्फ आपको क्रिया विशेषण का उदाहरण देने के लिए ये चार उदाहरण यहां पर लिखे, लेकिन इन चारों उदाहरणों की अगर आप बात करें तो अलग अलग तरह की विशेषताएं आपको यहाँ पर दिख रही हैं। यहाँ पर आपको क्रिया संपन्न होने की विधि दिखाई दे रही है, यहाँ पर क्रिया संपन्न होने का समय दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्रिया संपन्न होने का स्थान दिखाई दे रहा है और यहाँ पर क्रिया संपन्न होने का परिमाण दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम अपने क्रिया विशेषण की परिभाषा को और अच्छा बनाने के लिए क्या क्या कह सकते हैं कि क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले ऐसे शब्द जो क्रिया की रीति, क्रिया का समय, क्रिया का स्थान और क्रिया का परिमाण सब कुछ स्पष्ट करते हैं, वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और सामान्य लहजे में अगर आप इसे कहिए तो क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। बिल्कुल वो भी वैसा ही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्रिया विशेषण क्या चीज है ये बात समझ में आ गई होगी। और मैं फिर से आपको बता दूं कि ये अविकारी शब्द है। मैं यहाँ पर ब्रैकेट में कोष्ठक में लिख देता हूं अविकारी। और जब भी हम अविकारी की बात करेंगे बच्चों, तो इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ पर अविकारी के स्थान पर लिंग, वचन और कारक का उल्लेख नहीं करना है, क्योंकि लिंग, वचन, कारक होगा ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि ये अविकारी शब्द हैं और उनका इस पर कोई प्रभाव और असर है ही नहीं है। तो इसलिए आप हमेशा इस बात को अपने भीतर बना के रखिए कि क्रिया विशेषण या जितने भी अविकारी शब्दों की बात करेंगे हम, उसके पद परिचय में हमें लिंग, वचन, कारक का उल्लेख नहीं करना है। आप खुद भी देखेंगे तो नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे क्या लिंग है? धीरी धीरी हो सकता है क्या? लड़की के लिए धीरी धीरी, लड़का के लिए धीरा धीरा
और बहुत के लिए धीरे धीरे। ऐसा नहीं हो सकता ना कि राम धीरा धीरा दौड़ रहा है, सीता धीरी धीरी दौड़ती है और वे सब लोग धीरे धीरे दौड़ते हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। इसको ले लीजिए, कल। वह कल से रो रही है, वह कल से रो रहा है, वे कल से रो रहे हैं। कल तो कल ही है। क्रिया विशेषण पर किसी वचन का लिंग का असर नहीं पड़ा, इसलिए हमें हमेशा अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिस पर लिंग वचन कारक का असर नहीं होता है। अब तो और क्लियर हो गया होगा, और स्पष्ट हो गया होगा आपको। गीता छत पर टहल रही है, तो ऐसा थोड़ी कि मोहन रहता तो मोहन छता पर टहल रहा है और गीता छती पर टहल रही है और वे लोग छते पर टहल रहे हैं। ऐसा तो होता नहीं है। सभी के लिए छत छत है। इसी तरीके से वह खूब खाता है, तो लड़की के लिए वह खूबी खाती है और लड़का के लिए वह खूबा खाता है, और उन लोग खूबे खाते हैं। ऐसा तो है नहीं। सरगुजिया बोली में बहुते कह देते हैं हम लोग, बहुत को बहुते, मतलब बहुवचन बना देते हैं, उसका भी बहुत का भी बहुवचन बना देते हैं। वो बहुते बदमाश है। लोक बोली की अपनी विशेषता होती है। तो बच्चों यहाँ पर आप बहुत सारी बातें समझ गए होंगे। तो इसे मैं मिटाता हूँ और अब एक एक करके मैं यहाँ पर क्रिया विशेषण के प्रकार लिखता हूँ, और जो बाकी का जगह बचता है जैसे हमेशा हम करते हैं, यहाँ पर प्रकार लिखते हैं, यहाँ पर उदाहरण लिखते हैं, मैं यहाँ लिखूंगा। और सबकी एक एक पहचान होती है, वो पहचान भी आपको बता दूंगा कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि क्रिया विशेषण का कौन सा प्रकार है। ठीक है, तो मैं इसे मिटाता हूँ और आगे लिखते हैं। चौथा है तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक एक उदाहरण तो मैं पहले ही दे दिया आपको। जैसा कि मैंने आपको बताया था उन उदाहरणों के आधार पे कि क्रिया विशेषण के मुख्य रूप से 4 प्रकार हुआ करते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आइए मैं इसके कुछ उदाहरण लिखता हूं, उसके बाद हम इस पर विचार करते हैं। जैसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब बच्चों, इन उदाहरणों में आप गौर करिए कि क्या क्रिया है, क्रिया क्या है और किस तरह से क्रिया संपन्न हो रही है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम क्रिया की पहचान कर लेते हैं। प्रेशर कुकर अचानक फट गया, फटना क्रिया। वे लोग यथाशक्ति, यथाशक्ति मतलब होता है शक्ति के अनुसार। वे लोग, ये सामासिक शब्द है बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछले साल 9th में। वे लोग यथाशक्ति दान देते हैं, क्रिया हो गई दान देना। शताब्दी ट्रेन तेज रफ्तार से चलती है, चलना क्रिया। वह जोर जोर से गाता है, गाना क्रिया। अब आइए हम इनकी विशेषताओं पर, चूंकि क्रिया विशेषण है तो क्रिया हमने पहचान कर ली, अब क्रिया विशेषणों पर बातचीत करें। फटा कैसे, यहां पर एक पहचान है बच्चों, मैं आपको बता दूं। क्रिया विशेषण
जब आप रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान कर रहे हो तो आप क्रिया से सवाल करें कैसे। मैं एक पहचान आपको बता रहा हूं, आप कहीं भी इसे नोट कर लीजिए। कैसे, जब आप क्रिया से सवाल करेंगे कैसे, तो आपको जो उत्तर मिलेगा वही क्रिया विशेषण है और वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे ही आप क्रिया से सवाल करेंगे कैसे, तो जो उत्तर मिलेगा वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। प्रेशर कुकर फट गया कैसे, अचानक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वे लोग दान देते हैं कैसे, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। शताब्दी ट्रेन चलती है कैसे, तेज रफ्तार से, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वह जोर जोर से गाता है, वह गाता है कैसे, जोर जोर से, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इस तरह से वह विशेषण, क्रिया का वह विशेषण जो क्रिया के संपन्न होने की विधि बताता है उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जब हम क्रिया की पहचान कर लेते हैं और क्रिया से कैसे सवाल करते हैं तो उसका जो हमें उत्तर प्राप्त होता है वह उत्तर हमें क्रिया के संपन्न होने की विधि बताता है कि क्रिया कैसे संपन्न हुई। तो वही विशेषता, जैसे भी क्रिया संपन्न हुई वही रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। यहाँ पर मैंने महत्वपूर्ण जो चीज आपको बताई है वो है कैसे, और ये मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि किस तरह से हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान करते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम अगले उदाहरण की ओर चलते हैं, अगले प्रकार की ओर चलते हैं, और वह है कालवाचक क्रिया विशेषण। मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखता हूं, इन्हें मिटाता हूं और उसके बाद हम पहचान करते हैं कि कालवाचक क्रिया विशेषण हम किसे कह सकते हैं। इन 4 उदाहरणों पर आप गौर करिए बच्चों। फिर वही बात, जैसा कि मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब भी हम क्रिया विशेषणों की पहचान करते हैं तो सबसे पहले हमें क्रिया की पहचान करनी चाहिए कि क्रिया कौन सी है। क्रिया की पहचान कर लेने के बाद उसका विशेषण पहचानना बहुत ही आसान होता है। देखिए, वह 60 वर्षों से ऐसे ही गा रहा है, गाना क्रिया हो गई। सीता परसों से उपवास है, उपवास रहना क्रिया हो गई, उपवास रहना, है ना। सुबह से वर्षा हो रही है, वर्षा होना क्रिया है। काम के बाद हम तुरंत जाएंगे, तुरंत जाएंगे जो है वो जाएंगे क्रिया हो गई। अब आइए हम पहचानते हैं कि यहां पर जो क्रिया हमें दिख रही है उसकी विशेषता क्या है। वह 60 वर्षों से ऐसे ही गा रहा है। तो गाने की विशेषता क्या है कि वह कब से गा रहा है बच्चों, 60 वर्षों से। सीता परसों से उपवास है, उपवास रहना क्रिया है ना।
और उसकी विशेषता क्या है कि वह कब से उपवास है? परसों से। सुबह से वर्षा हो रही है, वर्षा होना क्रिया है, कब से हो रही है वर्षा? सुबह से। विशेषता क्या है बारिश होने की? सुबह से हो रही है। काम के बाद हम तुरंत जाएंगे, जाएंगे क्रिया की क्या विशेषता है? तुरंत, थोड़ा सा भी रुकेंगे नहीं। तो यहां पर आप देखिए बच्चों की क्रिया की विशेषता में जो चीजें हम, जो शब्द हम देख रहे हैं, वो सारे शब्द जो है वो क्रिया के संपन्न होने का समय बता रहे हैं या समय की ओर इशारा कर रहे हैं। 60 वर्षों से समय, परसों से समय, सुबह से समय, काम के बाद तुरंत समय। तो पहचान इसकी क्या हो गई कि जब हम क्रिया से सवाल करेंगे, यहां पर मैं लिख रहा हूं, क्या सवाल करेंगे आप तो खुद समझ गए होंगे, कब। तो जब हम क्रिया से सवाल करेंगे कब, लिख लीजिए आप इसे कहीं। तो जब हम क्रिया से सवाल करेंगे कब, तो हमें जो उत्तर मिलेगा वही कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। एक बार मैं आपको फटाफट बता देता हूं जल्दी से। वह ऐसे ही गा रहा है, कब से? 60 वर्षों से। सीता उपवास है, कब से? परसों से। वर्षा हो रही है, कब से? सुबह से। काम के बाद जाएंगे, कब? तुरंत। तो जब हम क्रिया से सवाल करेंगे कब, तो जो उत्तर प्राप्त होगा वही उत्तर कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको कालवाचक क्रिया विशेषण की एक अच्छी समझ उत्पन्न हो गई होगी, और आप अगर इसे अच्छे से एक बार और समझ लेंगे और किताब में जो कुछ आपके अच्छे उदाहरण दिए हुए हैं वहां से कुछ उदाहरणों को आप हल कीजिएगा, तो आपको और गहरी समझ होती चली जाएगी। तो फिलहाल मुझे उम्मीद है कि कालवाचक क्रिया विशेषण आप समझ गए होंगे, तो इसे हम मिटाते हैं और अब हम चलते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण की ओर, जहां पर हमें यह जानना है कि क्रिया संपन्न होने का स्थान कौन सा है, किस जगह पर क्रिया संपन्न हुई है। तो मैं इसे मिटाता हूं और कुछ नए उदाहरण लिखता हूं स्थानवाचक क्रिया विशेषण के, और फिर हम उस पर चर्चा करते हैं। आइए बच्चों, इन 4 उदाहरणों पर हम गौर करते हैं। ठीक है, ये 4 उदाहरण मैंने आपके सामने लिखे हैं, इस पर हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले आइए हम क्रिया पहचानते हैं। मेरा सामान यहाँ रखा हुआ है, रखना क्रिया। सच्चाई सर्वत्र विजयी होती है, विजय होना, विजयी होना क्रिया। सियार जंगल में बोल रहे हैं, बोलना क्रिया। बोल रहे हैं, बोलना क्रिया। वह घर में रह रहा है, रहना क्रिया। अब इन जो क्रियाओं की विशेषता है उसे हम इसी वाक्य में ढूंढने की कोशिश करते हैं। मेरा सामान यहां, मेरा सामान रखा हुआ है, उसकी विशेषता क्या है? यहां रखा हुआ है, यहां।
सच्चाई विजयी होती है, सर्वत्र विजयी होती है। विशेषता क्या हो गई? सर्वत्र। सियार बोल रहे हैं, विशेषता क्या हो गई? जंगल में। वह रह रहा है, विशेषता क्या हो गई? घर में। मतलब कि मैं ये जो चार गोल घेरे वाले शब्दों को आपके सामने रखूं तो आप ये पूरे विश्वास के साथ कह सकेंगे कि यहां सर्वत्र, सर्वत्र मतलब हर जगह, यहां सर्वत्र, जंगल में, घर में, इन सब से आपको स्थान का बोध हो रहा है ना? कहीं ना कहीं क्रिया का स्थान बताया जा रहा है ना, कि समान मैंने रखा हुआ है, ये रखने की क्रिया कहाँ संपन्न हुई है? यहां संपन्न हुई है। सच्चाई जो विजयी होती है, तो विजयी होने की का जो स्थान है वो क्या है? सर्वत्र, हर जगह। सियार बोल रहे हैं, किस जगह पर बोल रहे हैं? जंगल में। और वह घर में रह रहा है। कहाँ रह रहा है? घर में रह रहा है। तो जो इसकी पहचान आप स्वयं समझ गए कि इसकी पहचान क्या हो गई, इसे हम मिटा दें तो इसकी पहचान हो गई। आप बताइए क्या पहचान हो गई? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, नहीं तो मैं तो लिखने जा ही रहा हूं। चलिए, थोड़ा सा रुक गया। मेरा सामान रखा हुआ है, सच्चाई विजयी होती है, सियार बोल रहे हैं, वह रह रहा है। चलिए बताइए जल्दी, पहचान में लिख रहा हूं। चलिए मैं देखूंगा कौन पहले लिखा है, उसके बाद फिर मैं देख रहा हूं कि मैं लिखा हूं या वो पहले बता रहा है। ठीक, कहां, ये इसकी पहचान है कि क्रिया से हम क्या सवाल करते हैं? कहां। ठीक है, अभी मैं देखूंगा कमेंट बॉक्स में कि कितने लोग कमेंट किए हैं। मेरा सामान रखा हुआ है, कहां? यहां। सच्चाई विजयी होती है, कहां विजयी होती है? सर्वत्र विजयी होती है। सियार बोल रहे हैं, कहां? जंगल में। वह रह रहा है, कहां? घर में। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के संपन्न होने की जगहों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। और यहाँ पर यदि हम क्रिया से कहाँ सवाल करें तो जो उसका उत्तर मिलता है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो इसे मैं मिटाता हूं और एक अंतिम है परिमाणवाचक, मतलब कितनी मात्रा में क्रिया संपन्न हुई, है ना? कम क्रिया हुई, अधिक क्रिया हुई। देखिए, आप जब विशेषण की बात कर रहे थे तो वहां पर परिमाणवाचक विशेषण भी था, संख्यावाचक भी था। किसी चीज को हम गिनते थे तो वो संख्यावाचक विशेषण हो जाता था। निश्चित संख्या होती थी तो निश्चित संख्यावाची, अनिश्चित संख्या होती थी तो अनिश्चित संख्यावाची। लेकिन यहाँ पर संख्यावाची नहीं है, क्रिया विशेषण संख्यावाची नहीं होता, क्योंकि क्रिया को हम गिन थोड़ी सकते हैं कि एक दौड़ रहा है कि दो दौड़ रहा है। गिन सकते हैं क्या? थोड़ा दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, धीरे दौड़ रहा है, क्वांटिटी बता सकते हैं, परिमाण, मात्रा बता सकते हैं, लेकिन क्रिया की गिनती नहीं कर सकते। राम एक दौड़ता है, कह सकते हैं क्या? राम राम दो दौड़ता है, ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। राम तेज दौड़ता है, धीरे दौड़ता है, कम दौड़ता है, ज्यादा दौड़ता है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसलिए क्रिया विशेषण की जो विशेषता है उसमें सिर्फ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को रखा गया है, और इसमें निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाची नहीं होता है। राम कुछ दौड़ रहा है और राम 2 किलो दौड़ रहा है, ऐसा तो होता नहीं है। निश्चित परिमाणवाची मतलब कि निश्चित मापना, तो ऐसा तो है नहीं, है ना? ठीक है। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है और वह सामान्य चाल से दौड़ रहा है, ऐसा आप कह सकते हैं। कि क्रिया की मात्रा अगर आपको बतानी है तो क्रिया की मात्रा को तो हम, जैसे दौड़ में कोई धावक दौड़ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है, तो क्रिया का परिमाण निश्चित है। लेकिन हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण ही कहते हैं, वो भी परिमाण है क्रिया की, है ना? अगर वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है तो भी वो परिमाणवाचक है। ठीक, तो मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखता हूं और उसे हम लोग समझते हैं।
चलिए यहाँ पर भी मैंने 4 उदाहरण आपके लिए लिख दिए हैं बच्चों। अब इन 4 उदाहरणों में आप क्रिया की पहचान करिए। सबसे पहले आइए क्रिया पहचानते हैं। उसने चाय में मीठा कम डाला है, डालना क्रिया हो गई। बाइक में पेट्रोल कम रह गया है, रहना, रह जाना, रह गया है, रहना क्रिया। हमें थोड़ा कम खाना चाहिए, खाना क्रिया। फूलों में थोड़ा पानी डाल दो, पानी डालना, पानी डालने की क्रिया संपन्न हो रही है, इसलिए पानी डालना क्रिया। हमने 4 तरह की क्रिया की पहचान कर ली है। ठीक है बच्चों, अब इस क्रिया की पहचान हम करने के बाद इसकी विशेषता क्या है इस पर हम गौर करते हैं। मैं यहाँ पर ये मिटा दूं, ये कहाँ तो हम स्थानवाचक में पूछ रहे थे। इसकी विशेषता भी आप अभी से बिल्कुल ये उदाहरण सामने फट से देखिए और तुरंत मुझे बताइए कि इसका पहचान शब्द क्या होगा बच्चों। मैं उसे पढ़ूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप सक्रिय हैं और मैं जो कह रहा हूं उस पर आप गौर कर रहे हैं। उसने चाय में मीठा कम डाला है, तो क्या चीज कम डाला है? मीठा कम डाला है। तो जो वो काम कर रहा है उसकी विशेषता क्या है कि मीठा कम डालना है, कम डाला है। बाइक में पेट्रोल कम रह गया है, रहने की विशेषता क्या है कि पेट्रोल कम है। पेट्रोल कम रह जाना और पेट्रोल रह जाना और कितना रह जाना? कम रह जाना। हमें थोड़ा कम खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए? कम। फूलों में थोड़ा पानी डाल दो, थोड़ा। तो यहां पर कम डालना, मीठा कम डालना, उस मतलब कि क्वांटिटी तो उसकी कम ही है, तो कम डालना, कम रह जाना, कम खाना, थोड़ा पानी डालना, ये सब क्रिया की विशेषता है। जो वो शक्कर या मीठा डाल रहा है उसकी मात्रा कितनी है? कम डाल रहा है कि अधिक डाल रहा है? कम डाल रहा है। तो कम जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि डालना क्रिया है और उसकी विशेषता है कम, तो क्रिया विशेषण। पेट्रोल कम रह गया है, पेट्रोल रह गया है कितना? कम। देखिए मैं बता दिया आपको, हमें थोड़ा कम खाना चाहिए, हमें खाना चाहिए कितना? कम। फूलों में थोड़ा पानी डाल दो, कितना? थोड़ा। तो जो पहचान सूचक शब्द है वह है कितना। जब हम क्रिया से सवाल करते हैं कितना, तो हम ये जान जाते हैं कि जितनी मात्रा मिलेगी वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। उसने चाय में मीठा डाला है, कितना? कम। बाइक में पेट्रोल रह गया है, कितना? कम। हमें थोड़ा खाना चाहिए, हमें खाना चाहिए कितना? थोड़ा कम। थोड़ा कम दोनों को ही आप कह सकते हैं, थोड़ा कम। थोड़ा कम में एक बात छिपी हुई है बच्चों, ये क्रिया प्रविशेषण है। कम की भी विशेषता है कि थोड़ा कम, बहुत कम, कम और बहुत कम। तो याद करिए मैंने आपको प्रविशेषण बताया था, विशेषण की भी विशेषता बताना, और जब क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताई जाए तो क्रिया प्रविशेषण हो जाता है। फूलों में थोड़ा पानी डाल दो। अगर मैं यही कहता कि फूलों में थोड़ा, बहुत थोड़ा पानी डालो, अत्यंत थोड़ा पानी डालो, तो थोड़ा की भी विशेषता हो जाती अत्यंत, तो वो क्रिया प्रविशेषण हो जाता है। ठीक है, अभी हम उसे फिर से समझ लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ इतना आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चों ये है क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए, उसके प्रकार मैंने आपको बता दिए। अब आपके ऊपर है बच्चों कि आप किस तरह से क्रिया विशेषण की तैयारी कर रहे थे। मैंने अभी तुरंत आपको क्रिया प्रविशेषण आपसे चर्चा की, क्रिया प्रविशेषण की। आइए उसे मैं आपको एक बार अलग से कुछ उदाहरण दे करके स्पष्ट करता हूं। मान लीजिए एक बेहद आसान सा उदाहरण मैं लिख रहा हूं कि राकेश दौड़ता है। दौड़ना क्रिया है यहां पर बच्चों। तो यदि मैं क्रिया की कोई विशेषता यहां पर लगा दूं, तो मान लीजिए
कि मैं एक विशेषता इसमें तेज लगा देता हूं, तो क्या हो जाएगा, राकेश तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण हो गया है ना। कैसे दौड़ता है, तो तेज दौड़ता है, ठीक है। तो ये तेज जो है वो क्रिया विशेषण हो गया। लेकिन अगर मैं इसे प्रक्रिया क्रिया प्रविशेषण अगर मैं बनाऊं तो ये हो जाएगा, राकेश बहुत तेज दौड़ता है। यानी कि जो क्रिया विशेषण है तेज, उसकी भी विशेषता बता रहा है बहुत। यहां पर देखिए, इन तीनों उदाहरणों को बहुत ध्यान से समझिए। राकेश दौड़ता है, यहां पर तो कोई विशेषण नहीं है, ठीक है। यहां पर चूंकि एक क्रिया है तो जो भी विशेषण लगेगा वो क्रिया विशेषण होगा। राकेश तेज दौड़ता है, तो तेज शब्द क्रिया की विशेषता बतला रहा है, मतलब तेज जो है वो क्रिया विशेषण है। और तेज की भी विशेषता मैंने बता दी कि बहुत तेज, बहुत तेज, और ये बहुत तेज मिलकर क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। तो ये जो बहुत शब्द है वह क्रिया विशेषण का भी विशेषण है, इसलिए हम इसे कहेंगे क्रिया प्रविशेषण। इसे कहेंगे क्रिया प्रविशेषण। इसे आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए बच्चों, यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आप सिर्फ प्रविशेषण लिखेंगे तो काम नहीं चलेगा। प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं, लेकिन क्रिया विशेषण की विशेषता, देखिए विशेषण की जब आप विशेषता बताएंगे तो प्रविशेषण हो जाएगा, और क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताएंगे तो क्रिया प्रविशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो विशेषण की विशेषता बताएंगे प्रविशेषण, क्रिया विशेषण की विशेषता बताएंगे क्रिया प्रविशेषण। तो इस तरह से बच्चों मेरा ख्याल है कि क्रिया विशेषण हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है, और अगली कक्षाओं में हम संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक पर बात करेंगे। क्रिया जब हम पढ़ रहे थे बच्चों तो हमने वहां पर एक दो चीजें छोड़ी हैं, जिसे हम, जैसे मैंने आपसे कहा था कि क्रिया प्रेरणार्थक भी दिखाई देती है, समापिका भी दिखाई देती है, असमापिका भी। उसका मैं एक अलग से आपको एक पाठ लूंगा जिसमें कुछ छूटे हुए तथ्य हैं जिन्हें हमें अलग से समझना जरूरी है, उस पर हम बातचीत करेंगे। तो जो कुछ भी छूटे हुए तत्व होंगे उसे हम वहां कवर करेंगे। तो उम्मीद है इस कक्षा में आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने चीजों को बहुत अच्छे से समझा होगा। इस कक्षा से यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।